Good afternoon, good evening, all of you. Welcome to the session. Yes, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स के कौन से टूल का यूज होता है, कहाँ पे, कैसे। यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, फिर एलोब्रेशन यहाँ पे नीचे दिया है पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में। तो वो सब कुछ आज पढ़ना है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो आ जाओ हमारी एसबीसी पॉजिटिव आर्मी फटाफट। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बस एक बार ये थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर डेफिनेटली आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। जो करंटली वो टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, वो सारे मीन, मोड, मीडियन, वो सारी चीजें पढ़ने मजा आएगा। एक बार ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए ना अच्छे से। आ जाओ चलो। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हमने देखा था डेफिनेशंस ऑफ क्रॉक्सटन एंड कॉटन, जो मैथमेटिशियन है, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, उसके 4 स्टेप्स थे, वो हमने पढ़े, है ना। एनालिटिक, इंटरप्रिटेशन वाला, है ना, इम्प्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस में कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज होते हैं। फिर देखा था हमने स्टैटिस्टिकल सब जगह पे यूज होता है, लाइक स्टैटिस्टिक्स इन एटोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, बायोलॉजी, साइंस, ऑटोनॉमी। फिर एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होता है। काफी सारी जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक जगह पे स्टैटिस्टिक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आज आ जाओ चलो। चलो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से टूल है? फर्स्ट वाला टूल है द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल। फर्स्ट वाला है कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी कि डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर है टैबुलेशन। टैबुलेशन यानी कि डेटा को हम टेबल फॉर्म में डालते हैं, है ना। डेटा तो रो डेटा है, फिर उसको यूज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। फिर उसका टैबुलेशन करते हैं, यानी कि उसको टेबल में डालते हैं। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जैक्टली जो अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले बोला, कि फिर हम मीन, मोड, मीडियन, रेंज, ये सारी चीजें हैं, स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं, उसका यूज करते हैं, मेथड्स है ये सारी। तो यूज करके फिर हम पूरे जो डेटा है वहां पे ये सारे सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टूल्स का यूज करके उसको अच्छे से और यूजफुल वे में बनाते हैं। ठीक है। फिर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यस, उसका भी यूज करते हैं। टाइम सीरीज, यस, वो भी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छे से पता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी की 50% चांसेस है, 40% नहीं है, 50-50 है, 10% है, 90% नहीं है, 90% है, 10% नहीं है, है ना। जो अलग अलग फ्रेंड्स हैं, हम वो डाइस वाले में, फिर प्लेइंग कार्ड्स में हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। आपको पता है क्वेश्चंस भी आता है कि ये निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये आएगा या फिर ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा। तो वहां पे परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की बात होगी। फिर इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर तो जरूरी है, ऑलरेडी आपको पता है, इंडाइसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया। फिर सैम्पलिंग एंड इट्स यूजेस। सबसे पहली चीज है सैम्पलिंग। क्या है सैम्पलिंग? यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एंड पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करने हैं। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि रेंडमली कोई भी सैंपल सेलेक्ट कर देना है।
सैम्पलिंग में भी बहुत सारी मेथड्स है जिसका हमें यूज करके प्रॉपर अच्छा सा सैंपल सिलेक्ट करना है, जिसके बेस से हम जितने सैंपल सिलेक्ट करते हैं उससे हम कोई डिसीजन लेते हैं वो पूरे पॉपुलेशन को बिलोंग करता है। तो सैंपल इतना इक्विवेलेंट, इतना परफेक्ट होना चाहिए जिसकी मदद से हम पूरे पॉपुलेशन का डिसीजन ले सके। तो फ्रेंड्स, सैंपल सिलेक्ट करने के भी बहुत सारी मेथड्स है। तो हमें क्या चाहिए उसके बेस पर से हम मेथड को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर मेथड के बाद हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर है बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत ही अफेक्ट करता है बिजनेस कैसे फोरकास्ट किया जाता है, तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही अच्छे से यूज होता है। बिजनेस फोरकास्टिंग टोटली स्टैटिस्टिक्स पे ही डिपेंड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यस। जैसे कि आपको पता है कि इवन हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी दो लाइंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक लास्ट ईयर की एंड प्रेजेंट ईयर की। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हम अपने कस्टमर जो है, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर्स है, उन सारे लोगों को हम दिखाते हैं कि देखो लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था, इतना पीई रेशियो था, इतना ईपीएस था, इस साल इतना है। या फिर इससे हमें आइडिया है कि इस साल बढ़ा कि कम हुआ, इस साल हमें डिविडेंड मिला गया कि नहीं, शेयर की प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो हर एक पर्सन है, इन्वेस्टर भी हो गए, फिर उसमें स्टेक होल्डर भी हो गए, फिर डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो बैंक हो गए, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सभी लोगों को जानने का राइट्स है ना, उन्होंने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए इस बड़ी इंडस्ट्री में, तो उन लोगों को जानने का हक है कि उनके पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए, ऐसा लगता है कि इसमें वेरिएंसेस एनालिसिस करते हैं वेरिएंसेस का, कि नेक्स्ट ईयर बढ़ने के चांसेस है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो डिक्रीज होने के कितने चांसेस है, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में वो रिकवर कर पाएगा कि नहीं, यानी कि एट पार आ पाएगा कि नहीं। तो ये सारे वेरिएंसेस का एनालिसिस करने का बहुत ही यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स टूल यूज करता है। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस पे बहुत ही यहाँ पे अफेक्टेड फैक्टर्स है। देन लास्ट एंड फुल एंड फाइनल है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यस। अगर हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे फालतू का यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम कॉस्टिंग में पढ़े हैं, बजटरी कंट्रोल बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग। तो ये सारे चैप्टर्स में ये टॉपिक आता है कि कहाँ पे हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है, कहाँ पे कॉस्ट का कटिंग करना है। तो हमें पता होगा कि यहाँ यहाँ पे इतना एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे हम कट ऑफ लगा सकते हैं, कहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी जगह पे स्टैटिस्टिकल टूल का यूज होता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है सारे जो टॉपिक है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा तो यहाँ पे दिया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। कौन सा वाला टू टाइप्स है? एक ही प्राइमरी डेटा एंड सेकंड है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी कि जो डेटा हम खुद कलेक्ट करने जाते हैं ना, खुद हम किसी के घर पे जाके फिर कलेक्ट करते हैं, वो इलेक्शन आता है तो घर पे आता है, फिर पॉपुलेशन, फिर आपको पता होगा कि कोरोना में वैक्सीनेशन के टाइम पे वो सारा डेटा वो कलेक्ट करते थे। तो खुद जाके डेटा कलेक्ट करो तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यानी कि कोई और ने डेटा कलेक्ट किया, उसको यूज करना है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। बट किसी और ने डेटा सिलेक्ट किया, उसको कैसे यूज करना है वो भी हमें आना चाहिए, है ना। तो लिमिटेशन में एक दिया था पॉइंट कि स्टैटिस्टिकल डेटा का मिसयूज भी हो सकता है। अगर कोई गलत आदमी के साथ गलत डेटा आ जाए तो उसका बहुत बड़ा मिसयूज भी हो सकता है। तो सही डेटा सही पर्सन के साथ होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अच्छे से यूज कर पाएगा डेटा को, है ना। स्टैटिस्टिकल डेटा नोट कर लेती हूँ, चलो। समझ में आ गया? कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ लेना, ये दोनों लाइन यही कह रही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
नेक्स्ट पेज रीलोड क्यों नहीं हो रहा है? यार, डेटा कलेक्ट करने के वे कितने हैं टाइप्स? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जस्ट पढ़ा। फिर उसमें मेथड्स दी है कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की मेथड्स कौन कौन सी है, चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है डायरेक्ट पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि डायरेक्टली इंटरोगेट, यानी कि किसी को डायरेक्टली हम इन्वेस्टिगेट इंटरोगेट करते हैं, यानी कि इंटरव्यू में पूछते हैं, इस टाइप का डायरेक्टली पूछ लेते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। In this method, the investigator collects the data personally and therefore it gives the reliable and correct information, है ना? खुद जाके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद जाके फेस टू फेस जाके हम किसी और पर्सन के साथ हम क्वेश्चन पूछ के डेटा सिलेक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो रिलायबल तो ऑफ कोर्स होता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, है ना, क्योंकि हम खुद गए। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर, in this method third person is connected who is expected to know the necessary details about the person for whom the inquiry is made, यानी कि हमें तो डेटा कलेक्ट करना है बट हम किसी और थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर एस्टिमेटेड फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि कुछ कुछ जो लोग हैं इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स एजेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट टू कलेक्ट द डेटा, यानी कि इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे क्या करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है एंड डेटा कलेक्ट करता है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टिमेशन, एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर डेटा थ्रू क्वेश्चनेयर्स, यस वो क्वेश्चनेयर्स आता है, आपको पता है फॉर एग्जांपल यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो सर्वे आता है, प्लीज पार्टिसिपेट इन योर सर्वे। फिर उसमें 4-5 ब्रांड्स आती है, लैक्मी, 925, अगर गर्ल्स है ना तो ब्यूटी जो कॉस्मेटिक की ब्रांड्स है तो आप काफ़ी, वो लोग पूछते हैं कि अब मेजोरिटी इनमें से कौन सी ब्रांड का यूज़ करते हैं। फिर प्रोडक्ट के लिए भी आते हैं कि मेजोरिटी आप हॉटस्टार पे कितना टाइम स्पेंड करते हो, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अदर भी आते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है कि यूट्यूब पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो लोग सर्वे करते हैं एंड देन वो सर्वे करते हैं, वो भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे उनको एक डेटा प्राप्त होता है, तो ये क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर यानी कि वो लोग क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से आप कौन सी ब्रांड का यूज करते हैं, फिर हम चूज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आप कौन सी ब्रांड का चूज करना चाहोगे, आपको कौन सी ब्रांड बेस्ट लगती है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स वो 3-4 क्वेश्चन में से वो अंदाजा लगा सकते हैं कि मेजोरिटी पब्लिक कौन सी ब्रांड फिलहाल यूज करती है और कौन सी महंगी है इसलिए वो यूज नहीं करते, कौन सी कॉस्टली है, कौन सी क्वालिटी वाइज अच्छी है, तो ये सारे क्वेश्चन से उन लोगों को पता चल जाता है जो उनको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है। तो डेटा कैन बी कलेक्टेड टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनर एंड गेटिंग इट फिल्ड बाय अ पर्सन कंसर्न, है ना, पर्सन कंसर्न यानी कि मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो यस ऑफ कोर्स मैं खुद ही वो क्वेश्चनर का आंसर दूंगी कि कौन सी ब्रांड में यूज करती हूँ और कौन सी ब्रांड के मैं स्विच ओवर करना चाहूंगी और कौन सी ब्रांड मुझे फिलहाल अच्छी लगती है, ठीक है, क्वालिटी वाइज कौन सी अच्छी है, पैसे वाइज कौन सी अच्छी है, वो सारी चीज वो क्वेश्चन के तौर से सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन्यूमरेशन, एन्यूमरेटर, this method are generally employed by the government for population census etc. इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन्यूमरेटर यानी कि पॉपुलेशंस के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन आ रहा है तो फ्रेंड्स वो लोग
आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट का कैंडिडेट हमारे घर घर पे आके वो पूछता है कि यार कोई 80 अबोव है कि नहीं, या फिर कोई अगर कोई गर्ल है जिनका मैरिज हो गया है तो वो लोग कहते हैं कि अभी इनसे इनका नाम डिलीट करवा दो, या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उनका नाम वो ऐड करते हैं, या फिर अगर आपके भाई है उनकी शादी हुई है तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है उनका भी नाम ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स वो मॉडिफिकेशन करते हैं, बट ऑलरेडी उनके पास इलेक्शन का डेटा तो कलेक्टेड है। तो फ्रेंड्स कोरोना कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने क्या किया होगा, डायरेक्टली फ्रेंड्स उन्होंने वहां से डेटा कलेक्ट किया, क्योंकि उन लोगों को पता है कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे क्या क्या कितने एज के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो 60 अबोव वाले जो थे, 50 अबोव वाले, उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन का डोज आया था। तो उन लोगों को कैसे पता चला, और हमें इन लोगों को कैसे पता चला कि हमारे घर में 2 लोग 40-50 अबोव है ना। ऊपर से तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनके पास ऑलरेडी डेटा था। इलेक्शन का जो डेटा वो हर साल कलेक्ट करते हैं फ्रेंड, उनसे एवरी 5 years, आई मीन, तो उनसे उन लोगों को पता चला है कि यस हमारे घर में 40 अबोव के 2 लोग हैं। तो इसीलिए वो कॉल करते थे कि यस यहाँ पे बूस्टर डोज है वो ले जाओ। यस, है ना। आपको पता है सबसे पहले बड़े लोगों को वैक्सीनेशन दी थी, फिर यंग लोगों को एंड फिर किड्स को, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन्यूमरेटर, यानी कि ऑलरेडी उनके पास डेटा है और उनका अच्छे से उन्होंने दूसरे पर्पस के लिए यूज किया। मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स, यानी कि कोई और के थ्रू से हम डेटा सेलेक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल मैगजीन्स बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से हम डेटा सेलेक्ट करते हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिकेशन एंड ट्रेड एसोसिएशंस। यस, एसोसिएशंस एंड पब्लिकेशंस के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स रिसर्च एंड यूजीसी एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन यानी कि अदर पार्टीज है, उन्होंने ऑलरेडी जो डेटा यूज किया उसमें से हम, यूनिवर्सिटी ने डेटा पब्लिश किया यानी कि उसमें से स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, उनमें से हम डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स डीलिंग विद क्रॉप स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। यानी कि हम गवर्नमेंट से डेटा डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसकी अकॉर्डिंगली हम डेटा कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, है ना। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज चाहिए तो सेंट्रल वाइज, लोकल गवर्नमेंट वाइज चाहिए तो लोकल गवर्नमेंट से। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, ILO, IMF। यस, अगर ऐसी कोई चीज हम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम जो वैक्सीनेशन है फ्रेंड्स उसका हम कंपैरिजन करते हैं। फिर फंड हमारा जीडीपी हम दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक कितने कौन सी कंट्री को कितने पैसे दिए, किसने कितने वापस दिए, से उससे वो सारे जो रेशियोज है हम आपको पता है पूरा वो आता है जीडीपी का। जब हमारा बजट आता है तब हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कितनी लोन, यानी कि कितना हमारे सर पे है कि हमें मतलब पूरी कंट्री को देना है, किसी और कंट्री से हमने लिया हुआ है या फिर वर्ल्ड बैंक से दिया हुआ है। तो कंट्री वाइज हमें लार्ज लेवल पे जब इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द क्लासिंग, यानी कि हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं कि अकॉर्डिंगली हमारा जो गोल होता है, मोटिव होता है कि किसकी वजह से हमने डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से ग्रुप वाइज हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास वाइज, ठीक है ना। स्ट्रेटा बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रेटा स्ट्रेटा भी आता है, स्ट्रेटा मेथड्स आपको पता होगा। सैम्पलिंग सेलेक्ट करने की एक मेथड है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा यानी कि एक ग्रुप, क्राउड, पूरा पॉपुलेशन है, इसमें छोटे छोटे हम स्ट्रेटा ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में से भी कुछ कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इससे हमें परफेक्ट डेफिनेट सैंपल मिले और उससे हम पूरा जो एवरेज निकालते हैं, कुछ भी डिसीजन लेता है, मोड निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, डेथ रेशियो, एजुकेशन रेशियो, कुछ भी निकालते हैं पूरे कंट्री का, तो वो परफेक्ट निकलता है ना, एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट होता है।
रिक्वायर्ड ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, रिक्विजिट्स, रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन करने की रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। इट शुड बी एग्जॉस्टिव, यस एग्जॉस्टिव ऑफ कोर्स होना चाहिए, वो आपको पता है। इट शुड बी अनएम्बियंस, यानी कि कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, है ना। अनएम्बियंस यानी कि जो आपके दिमाग में डाउट करे ये या फिर ये, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट परफेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि अच्छे से जो भी हमें चाहिए, जो पर्पस के लिए है, वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि मिक्स नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सक्लूसिवली उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबल यानी कि चेंजेस कर पाए। इट शुड हैव सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड इट शुड बी होमोजीनियस, यानी कि आपको पता है स्टेटिस्टिक्स के साथ साथ होमोजीनियस वर्ड्स जुड़ा हुआ है। होमोजीनियस यानी कि इक्वल सेम यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑलरेडी मैथ्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई दो चीजों को कंपेयर करना है तो हम कब कर पाते हैं, जब उसकी बेस सेम है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, कुछ भी एस्टिमेशन निकालना है, तो प्रोडक्ट होमोजीनियस यानी कि इक्वल सेम यूनिफॉर्म होनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स तभी हम कर पाते हैं। अगर हमें किसी की हाइट के साथ वेट कंपेयर करेंगे, इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है। बेस भी सेम होना चाहिए, और जो ड्राइवर है, जो बेस के जो मेजरमेंट है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। हाइट के साथ मैं हाइट कंपेयर करूं, बट अगर हाइट सेंटीमीटर में है और किसी और की हाइट में इंच में है, तो इंच के साथ सेंटीमीटर हाइट भी नहीं कंपेयर हो पाती है ना। तो बेसिस भी सेम होने चाहिए और बेसिस के मेजरमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इट शुड बी अ रिवीलिंग क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एक दो मार्क्स में। इजी भी है, फ्लेक्सिबल, स्टेबल, सूटेबल, अभी तीन चार याद हो गया। होमोजीनियस, अनएम्बिगियस, जो आपके दिमाग में आता है वो बस लिख लो, वही कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड। याद भी अच्छे से हो जाएगा। एक मिनट, ये लोड हो रहा है, यस। इट शुड बी रिलायबल एंड एडिक्वेट, ऑलरेडी आपको पता है रिलायबल भी होना चाहिए ना। रिलायबल यानी कि ट्रस्टेबल होनी चाहिए, इसमें गलत चीज नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए यूज किया है परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक, गलती नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एडिक्वेट, इनफ होना चाहिए जितना हमें चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। एडवांटेजेस ऑफ, उसके फायदे क्या है क्लासिफिकेशन के। इट कंडेंसेस द डेटा एंड इग्नोर्स अननेसेसरी डिटेल्स, यस क्लासिफिकेशन डेटा के लिए, डेटा को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यानी कि इससे हमें ये फायदा होगा कि जो काम की चीज है वही हम रखेंगे, बाकी की फालतू की चीज बीच में नहीं आएंगी, अननेसेसरी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तो क्लासिफिकेशन करोगे तो अननेसेसरी सारी चीज निकल जाएगी। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा, अच्छे से डेटा को कंपेयर भी कर पाएंगे। इट हेल्प इन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यस ऑफ कोर्स अलग अलग क्लासिफिकेशन किया होगा तो कंपैरिजन करने में बहुत ही इजी रहेगी। इट फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, फर्दर आगे हमें स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वो यूज में आता है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा, डेटा को क्लासिफिकेशन करने के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखी, एडवांटेजेस भी देखा, बट किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, वो भी डिटेल में है, देखो यहाँ पे देखेंगे। फिर है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, स्पाटियल स्पाटिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो दोनों तो याद रह गए। फिर टेम्पोरल एंड स्पॉटिकल, तो स्पॉटिकल तो नाम ही थोड़ा सा अलग है, तो वो तो याद रह जाएगा, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो याद रहेगा। तो रहा एक लास्ट स्पाटिकल, टेम्पोरल, वो भी याद रह जाएगा। स्पाटिकल यानी कि जियोग्राफिकल, अगर स्पाटिकल वर्ड याद नहीं रहता तो जियोग्राफिकल वर्ड से आप याद रख सकते हो। When the basis of classification is according to different in quantity,
तो क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, क्वांटिटी के वाइज हमने डेटा को क्लासिफिकेशन किया है। क्वांटिटी यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी या फिर कोई अदर फैक्टर्स पे हमने नहीं क्लासिफाई किया, क्वांटिटी है उसके जो जत्था है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको क्लासिफाई किया है, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। फिर है in other words, it is a classification which is based on such a characteristics which are capable of quantitative measurement of a height, weight, number obtained by the students of a class. Already जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बर्थ रेशियो जानना है पूरी कंट्री का, तो हम कितने भी न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं उसकी डिटेल्स निकालेंगे, बर्थ रेशियो निकालेंगे, बट वो भी फ्रेंड्स पूरे हर एक पर्सन के घर पे जाके हम नहीं डेटा कलेक्ट कर सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो हम लोकेशन वाइज थोड़ा थोड़ा करके फिर पूरा एवरेज सरेराश निकालेंगे और एक रेशियो निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेशियो, है ना। सेम अगर हमें एजुकेशन रेशियो निकालना है तो उसका भी हम ऐसे ही करेंगे। फिर है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम, द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि जब जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है तो उसको हम टेम्पोरल बोलेंगे। एंड जियोग्राफिकल यानी कि लोकेशन वाइज हमने, प्लेस के वाइज से हमने पूरा वो क्लासिफिकेशन किया है। लाइक गुजरात स्टेट का अलग, फिर महाराष्ट्र स्टेट का अलग, तमिलनाडु का अलग, केरला का अलग, ऐसा हम अलग अलग स्टेट वाइज हम बनाते हैं फ्रेंड्स। तो उसको हम बोलेंगे क्या, लोकेशन वाइज हमने निकाले हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल स्पॉटिकल क्लासिफिकेशन। फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी वाइज हमने किसी को क्लासिफाई किया है, लाइक सोशल स्टेटस, लाइक रीच, फिर मीडियम रेंज वाले, फिर अंडर पॉवर्टी। तो जितने भी हमने ऐसे क्लासिफिकेशन किए हैं सोशल स्टेटस के हिसाब से, तो क्वालिटी वाइज हुए ये, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ में है? 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है, बहुत ही बढ़िया है, एक बार में याद रखे, मुझे तो अभी याद रह गए, आपको भी हो जाने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ दिस नेचर इज 2 टाइप, सिंपल क्लासिफिकेशन और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, एंड देन है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। Simple and twofold classification है friends. Like if the data are classified into two categories accordingly to the presence and absence of only one attribute, the classification is known as a simple and twofold classifications or dichotomous. For example, the population of India may be divided into males and females, literature and yes friends, एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे इंडिया कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको हम मेल या फिर फीमेल की ओर से हम क्लासिफिकेशन करिए, या फिर लिटरेट और इलिटरेट, है ना। लिटरेट और इलिट यानी कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड पर्सन से हम क्लासिफिकेशन, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं लाइक बिफोर 15 बिलो, और यानी कि 50 ईयर से बिलो एंड 50 ईयर से अबो, ऐसा भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें भी सारे आ जाएंगे, है ना। फिर हम बीओ रीच रिच क्राउड एंड पॉवर्टी क्लासेस, तो ऐसा भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जब भी क्लासिफिकेशन हम टू फोल्ड में करें क्लासीफाई, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन या फिर टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। सेकंड है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड नाम में ही फ्रेंड्स उसका मीनिंग है, मैनीफोल्ड यहाँ पे सिंगल था, तो सिंपल क्लासिफिकेशन यानी कि बहुत ही सिंपल, ज्यादा नहीं करना है, और यहाँ पे मैनीफोल्ड है यानी कि क्लासिफिकेशन बहुत सारे होगी। इट इज क्लासिफिकेशन इज इज मोर देन वन एट्रीब्यूट, यानी कि किसी को हम मोर देन वन एट्रीब्यूट में क्लासिफाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है कि अगर हम रिलीजियस वाइज हम क्लासिफिकेशन करें, तो फ्रेंड्स क्या होगा, रिलीजियस वाइज अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारे रिलीजियस है इंडिया में, तो उसके क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे हो गए, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैनी फोल्ड।
मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के मोड। सबसे पहला है फ्रेंड्स, इन दिस सेक्शन वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग थ्री मोड्स। सबसे पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फिर है टेबुलर एंड थर्ड है डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करेंगे, टेबुलर यानी कि टेबल फॉर्म में, शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ। थर्ड है डायग्राम यानी कि डायग्राम ड्रॉ करके हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दिस मेथड comprise presenting the data with the help of the paragraph of a number of the paragraphs. The official report of the inquiry commission is usually made by textual presentation. Following are the example of the presentations, textual presentations of data. सबसे पहले 1995 यानी कि जब भी हम पैराग्राफ या फिर एक से ज्यादा पैराग्राफ्स में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल देख लो। In year of 1995, out of the total of 2000 students in a college, 1400 were for graduations and the rest for the post graduations यानी कि PG. Out of the 1400 graduation students, 100 were girls. Now wherein all were, यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स कि टोटल कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर उसमें से ग्रेजुएशन में कितने गर्ल्स है, फिर कितने बॉयज है, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने गर्ल्स है बॉयज है, तो ये सारी चीज पैराग्राफ में दी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे टेक्सचुअल। मेरिट एंड डीमेरिट यानी कि उसके फायदे और गैर फायदे। The merit of this mode of the presentations is the simplicity, and even the layman can present the understands the data. By this method, the observations with the exact magnitude can be presented with the help of the textual presentation. This type of presentations can be taken as the first step towards the other methods of presentations. ये बहुत ही इजी है, कोई लेमैन यानी कि कोई सामान्य साधारण व्यक्ति भी ये डेटा को पढ़े तो उसको समझ में आता है जब वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में होता है। बाकी के अदर जो टाइप्स है मोड्स है प्रेजेंटेशन में, उसमें से ये सबसे पहले चुने वाला सबसे इजी एंड सिंपलेस्ट वे है कि अगर डेटा को फटाफट साधारण भाषा में प्रेजेंट करना है तो हम ये वाली मेथड सबसे पहले चूज करते हैं। Textual presentation is not preferred by statisticians simple because it is done monotonous and comparison between different observation is not possible in this method. Then manifold classification, this method can be recommended. यानी कि जो स्टेटिस्टिशियन है, मैथमेटिशियन, वो ये मेथड इतनी ज़्यादा प्रेजेंट, ये मेथड में डेटा प्रेजेंट करना प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी जो डेटा है उसके साथ कंपैरिजन करने जाएंगे, कोई क्या वेरिएंस है ऑब्जर्वेशन करना है, तो ये मेथड इतना काम नहीं करती जितना दूसरी मेथड करती है। तो जब भी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे मैनीफोल्ड यानी कि जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के दौर से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो ये तीन है मेथड, उसमें भी मोड है, और उसमें से सबसे पहला ये मोड है वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इसमें डेटा को कंपैरिजन करना, एनालिसिस करना, ये सब डल और इतना इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। टेब्यूलर प्रेजेंटेशन या फिर टेबुलेशंस ऑफ डेटा। Tabulations is the scientific process used in setting out the collected data in an understandable form. यानी कि कोई भी डेटा सिलेक्ट करते हैं, साइंटिफिकल प्रोसेस की बात करें तो जब भी डेटा हम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं टेबल में, कलेक्टेड डेटा को, इसको हम बोलेंगे tabulations. Tabulations may be defined as a logical and systematic arrangement of statistical data in rows and columns. It is designed to simplify the presentation of data for the purpose of analysis and statistical interference. See, Sechrist has defined tabulations in the following words. Sechrist ने यहाँ पे फ्रेंड्स डिफाइन किया है कि व्हाट इज एक्चुअली टेबुलेशन। यहाँ पे भी फिर प्रोफेसर बॉली ने भी टेबुलेशन का मतलब, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के डेफिनेशन है टेबुलेशन के, मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे।
बट डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना है साइंटिफिकली वे में, अच्छे से पर्पस सॉल्व होता है, तो उसके लिए हम कौन सा बोर्ड यूज करते हैं मैनीफोल्ड मेथड में? टेबुलेशंस. Tables are a means of recording permanent form. पूरी लाइन कवर हो जाती है ना? यस, हो जाती है. चलो. Tables are a means of recording the permanent form, the analysis that is made through classifications and by placing juxtaposes things that are similar and should be compared. The above definition clearly point out that tabulations is the process which give classification or data in a systematic form, and it means for the purpose of making comparative studies. In short, उन्होंने बोला है सेक्रेस ने कि टेबुलेशन एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रेजेंटेड वे में डेटा, वो कलेक्टेड जो डेटा होते हैं उनको प्रेजेंट करता है. वो स्पेशली कंपैरिजन करने में बहुत ही यूजफुल होता है. यानी कि किसी के साथ हमें डेटा कंपेयर करना है, एनालिसिस करना है, एस्टिमेशन निकालना है कंपैरिजन थ्रू, तो ये बेस्ट है मेथड. फिर प्रोफेसर बॉली रिफर करते हैं टेबुलेशन एज द इंटरमीडिएट प्रोसेस बिटवीन द एक्यूमुलेशंस ऑफ डेटा. डेटा हम एक्यूमुलेट करते हैं एंड व्हाट्सओवर फॉर्म दैट आर ऑब्टेन्ड, कोई भी फॉर्म में हमने डेटा कलेक्ट किया है, एंड द फाइनल रीजंस अकाउंट ऑफ द रिजल्ट शोन बाय द स्टैटिस्टिक्स. ये बोलते हैं कि टेबुलेशन एक इंटरमीडिएट यानी कि बीच की प्रोसेस है कि हम कोई भी फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं एंड फाइनल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं. तो ये दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे टेबुलेशन. यस ऑफ कोर्स, टेबुलेशन फॉर्म में क्या करना है, डेटा जो कलेक्ट किया है उसको सिस्टमेटिक अच्छे से वे में प्रेजेंट करना है, जिससे हम उसको डिसीजन लेने में अच्छे से कंपैरिजन करने में हेल्पफुल हो. तो यस, ये भी बहुत ही बढ़िया है, परफेक्ट उन्होंने बोला है. Tabulation is the process of considering classified the data in the form of the table so that it can be more easily understood, and so and the comparison involved may be more readily made. Thus, the tabulation is one of the most important ingenious device of presenting the data in a condensed and readily comprehensible form. It attempts to finish the maximum information in the minimum possible spaces without sacrifice the quality and the usefulness of the data. यानी कि टेबुलेशन बहुत ही बढ़िया बोला है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी है ये डेफिनेशन. पूरा टेबुलेशन का मीनिंग जो है, इन शॉर्ट ये लोग बोलना चाहते हैं कि टेबुलेशन ये चीज़ है कि जो डेटा कलेक्टेड है उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन वे में वो प्रेजेंट करता है, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, बेस्ट डिसीजन हम ले पाए इतनी बड़ी तरह से, जिसमें क्वालिटी और कोई भी सेक्रीफाइस, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं टेबुलेशंस के. सबसे पहला है मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा. जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको वो सिंपल करता है, ऑफ कोर्स इसीलिए तो क्लासिफिकेशन करते हैं कि अननेसेसरी डिटेल्स चली जाए. टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या करेंगे, कौन से पर्पज के लिए हम कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा. फिर इकोनोमाइज द स्पेस, यानी कि बेस्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को वो मिनिमम पॉसिबल स्पेस में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलेंगे इकोनोमाइज स्पेस. फोर्थ है फोर्थ क्या है, टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन. ऑफ कोर्स ये तो बेस्ट सबसे पहला ये होना चाहिए. टू डेपिक ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ डेटा, वो भी सही है. टू हेल्प रेफरेंस फॉर फ्यूचर स्टडीज के लिए भी यूजफुल है. यस. टू फैसिलिटेट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ऑफ कोर्स टू डिटेक्ट द एरर एंड ओमिशन इन द डेटा, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी. टू क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, बहुत ही अच्छा है, एक बार पढ़ो याद रह जाएगा, बहुत ही इजी है. टोटल 9 टेबुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ज़रूर जो डेटा टेबुलेशन फॉर्म में है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो ज़रूर देख लेना. फिर है फ्रेंड्स इसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल टेबल. एक बार ऑलरेडी जो फ्रेंड्स हमने पढ़ा वो एक बार अपनी ओर से गो थ्रू कर लो. कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछ लेना.
ये रहा, देख लो एक बार, चलो फटाफट, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ये अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन डेटा है, एग्जाम में यार ये आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलो पढ़ लो फटाफट, प्राइमरी सेकेंडरी, कोई डाउट है तो पूछना।
लेट्स स्टार्ट बैक टू पेविलियन। इसेंशियल देखिए अभी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए अभी है एसेंशियल पार्ट यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल यानी कि टेबुलेशन। फाइंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है। सबसे पहले अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल शुड बी इनवेरिएबली हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि एक अच्छा टेबुलेशन फॉर्म यानी कि स्टैटिस्टिकल टेबल में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले है टोटल कितनी चीजें हैं जो होनी चाहिए, वो है 9। इस पेज में तो 9 है। यस, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 3.1 कंप्लीट हो जाता है। फिर कल से हम 3.2 स्टार्ट करेंगे, डेमोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो यस, इम्पोर्टेंट पार्ट्स टोटल 9 है। किस अच्छे स्टेटिस्टिकल टेबल के लिए क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट है टेबल नंबर। A table should be numbered for identification, especially when there are a large number of tables in a study. The number may be put at the center above the title। वीडियो चला गया क्या? एक मिनट। आई एम बैक। सो सबसे पहली चीज जो है फ्रेंड्स, सबसे पहला है टेबल का नंबर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ टेबल लार्ज डेटा की स्टडी हो रही है तब नंबर ही काम में आएगा। टाइटल ऑफ द अबोव द टाइटल एंड बॉटम ऑफ द टेबल। नंबर बहुत ही जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। टाइटल ऑफ द टेबल, एवरी टेबल का टाइटल भी होना जरूरी है। इट शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ explanatory। Titles should be set in bold type so as to given is prominence। बीच में अच्छे से बोल्ड लेटर में होना चाहिए कि वो क्लियरली बीच में दिखाई दे, और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए। टेबल का नंबर भी होना चाहिए और उसका टाइटल भी होना चाहिए। फिर डेट, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ table should always be written on the table। It enables to recollect the chronological order of the table prepared। Yes, डेट होनी बहुत ही जरूरी है। जब डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, तो हमें आइडिया आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि अगर कोई टेबल आगे पीछे होगा तो तुरंत ही डेट पर से क्लिक हो जाएगा ये प्रीवियस वाला है कि अभी लेटेस्ट सिलेक्ट किया होगा, या फिर ये आगे आएगा पीछे आएगा, उसका हम ऑर्डर सिलेक्ट कर पाते हैं डेट के हिसाब से। कि स्टफ्स और रो designations, each row of the table must have the heading। the designations of the rows are called stubs। स्टब्स आइटम उसको बोलते हैं। स्टब्स क्लैरिफाई, एवरी रो का एक अलग नाम होता है, हेडिंग होता है, उसको हम बोलेंगे स्टफ। द स्टफ clarify the figures in the rows as far as possible। The items should be considered so that they can be included in a single row। yes, स्टफ है उसका अलग से हेडिंग है, जिससे हमें क्या फिगर उसमें डाली है, क्या आइटम्स है, वो अच्छे से क्लैरिफाई होता है। तो हर एक रो है उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से स्टब्स बोले जाते हैं उसको, उसका अलग से हेडिंग होता है रो का, एवरी रो का। और एंड इट शुड बी कंसीडर्ड सो दैट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल रो। अलग रो में एवरी आइटम को हेडिंग यानी कि उसके टाइप वाइज अलग अलग रो में डिवाइड किया जाता है, उसको हम बोलेंगे स्टफ। उसका भी अलग से हेडिंग होगा। कैप्शंस बोला जाता है, और कॉलम हेडिंग सेम जिसका रो है इसी तरह कॉलम का है कि टेबल हैज अ मैनी कॉलम, सब हेडिंग होते हैं एवरी कॉलम के, उसको हम बोलेंगे कैप्शंस। तो वेल डिफाइंड एंड अच्छे से ब्रीफ किया होता है। अलग से कॉलम का नाम भी होता है, हेडिंग और रो का भी। तो अच्छे से हम डेटा को मैनेज कर पाते हैं। बॉडी ऑफ द टेबल, इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। इट कंटेन द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। It should be made as comprehensive as possible। The actual data should be arranged to be manner that any figure may be readily located। Different categories of numerical varieties should be set out in a ascending order
from left to right in a row in the same fashion in the column from टॉप टू डाउनवर्ड्स। यानी कि बॉडी ऑफ द टेबल कैसी होनी चाहिए, टेबल की बॉडी कैसी होनी चाहिए, तो एवरी रो लेफ्ट से राइट ही जानी चाहिए एंड एवरी कॉलम टॉप से बॉटम डाउनवर्ड ही जानी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन वे में न्यूमेरिकल डेटा एक्चुअल डेटा होता है, कैटेगरीज उसमें डिसाइड की होती है, उसके हिसाब से टेबल में वो प्रेजेंट होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द यूनिफॉर्म मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड अलोंग विद द टाइटल, टाइटल के साथ मेजरमेंट को लिखा जाता है। इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ए डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन अडॉप्टेड देन दे शुड बी स्टेटेड अलोंग द स्टॉप्स एंड कैप्शंस। यानी कि एवरी मेजरमेंट उसके टाइटल के साथ लिखा जाता है, अगर थ्रू आउट सेम ही रहता है वो मेजरमेंट, बट अगर कोई अलग है चीज आई और उसको अलग मेजरमेंट से, उसको मेजर यूनिट है, वो अलग यूनिट है मेजरमेंट का, तो उसको एक अलग अलोंग विथ स्टॉप एंड कैप्शन यानी कि एक अलग रो एंड कॉलम की हेडिंग के साथ, सब हेडिंग के साथ डाला जाता है। सोर्स नोट्स, अ नोट एट द bottom of the table should be always be given in indicate the primary source as well as the secondary source from where the data has been taken, particularly when there is more than one source. सोर्स नोट्स वो टेबल के नीचे नीचे बॉटम में लिखी जाती है कि डेटा कहाँ से हमने हासिल किया है, कहाँ से हमें डेटा मिला है, प्राइमरी सोर्स है या फिर सेकेंडरी सोर्स है, उसमें भी कौन सी मेथड से हमने सोर्स डेटा हमने प्राप्त किया है, कहाँ से एडॉप्ट किया है, वो लिखना, सोर्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है। Footnote and references, it is always placed in the bottom of the table. It is statement that contain the explanation of some specific item which cannot be understood by the reader from the title or captions and stuff. यानी कि एक और फुट नोट रेफरेंसेस होती है जो सोर्स नोट के नीचे होती है, वो सेंटेंस के फॉर्म में होती है, वो ऐसे चीजें होती है कि जो हमें टेबल में देख के समझ में नहीं आती, लाइक एवरी कैप्शंस, एवरी स्टॉप्स क्या कहना चाहता है, तो वो स्टॉप्स एंड कैप्शंस क्या है, वो उसका डिनोमिनेशन, ये सारे मेजरमेंट नीचे लिखे हुए होते हैं फुट नोट में। समझ में है? टोटल 9 इसेंशियल पार्ट है एक अच्छा टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल बनाने के लिए। तो ये 9 चीजें फॉलो की होनी चाहिए अगर अच्छे से डेटा को स्टैटिस्टिकल टेबल फॉर्म में रखना है। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट जैसे जैसे आगे हम गए कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक आते जाए। डिफरेंस यहाँ पे दिया है टेक्सचुअल एंड टेब्यूलर फॉर्म का, प्रेजेंटेशन का क्या डिफरेंस है दोनों मेथड में। तो ऑलरेडी हमने दोनों मेथड पढ़ी हुई है। सबसे पहले इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन बिटवीन रो एंड कॉलम। द टेबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रिफर्ड टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एज डिफरेंस बिटवीन the tabulation method is usually preferred to textual presentation as it facilitates the comparison between rows and columns. Complicated data can be representation using tabulations. Without tabulation, statistical analysis of data is not possible and it must be diagrammatic representations. तो यहाँ पे फायदे दिए हुए हैं टेबुलेशन फॉर्म के कि अगर रो एंड कॉलम को डिफाइन करके अलग अलग अच्छे से डेटा को प्रेजेंट करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, तो टेबुलेशन फॉर्म में होना चाहिए, जो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं हो सकता है। इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन बिटवीन रो एंड कॉलम, अच्छे से रो एंड कॉलम का कंपैरिजन हो सकता है टेबुलेशन फॉर्म में, टेक्सचुअल में नहीं है। एंड इट मस्ट बी अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं होता है। तो 3.2 है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो थर्ड पॉइंट है हमारा। 3 मोड थे ना डेटा जो मैनीफोल्ड है उसके, 3 मेथड्स थी। फर्स्ट थी टेक्सचुअल, फिर है टेबुलर एंड थर्ड है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक में दी 3 टाइप्स, एक लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे
ऑलमोस्ट फ्रेंड्स उसमें एग्जाम्पल भी है, वो अच्छे से देखेंगे। तीनों मेथड्स है उसमें एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है और उसके बेनिफिट्स भी है। यस, अलग अलग टाइप के डायग्राम के बेनिफिट्स है। तो टाइप्स है यहाँ पे, पाई चार्ट की भी है, एंगुलर डायग्राम, पाई डायग्राम देख लेते हैं कितने हैं सारे। फ्रेंड्स यहाँ पे बड़े बड़े डायग्राम दिए हैं एग्जाम्पल के साथ, इसीलिए आपको लगेगा, बट अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा। फटाफट एग्जाम्पल देख ही लेंगे तीनों मेथड के, तो मज़ा आएगा पढ़ने का। फिर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी है वेरिएंस टेली बार। कल वाले लेक्चर में तो तीन यही हो गए, ये होगा तो ठीक है करेंगे, वरना ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। थोड़ा ज़्यादा दिया है थ्योरी, पूछे एग्जाम में पूछते हैं तो करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, कर लेना। जब प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तब यही काम में आता है। वेरिएंस इसकी है, थ्योरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्राम है उसमें अलग अलग टाइप है, वो दिया है विथ एग्जांपल। चलो फिर खत्म हो गया। मे बी 2 लेक्चर में तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। 1.5 घंटे के लेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एमसीक्यू दिया है, वो तो आपको करना है, खुद के टेस्ट लेना ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स एमसीक्यू करना ज़रूरी है। कोई भी डाउट है फिर एग्जांपल दिए हैं चार्ट्स वाले, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, वो सारे अलग अलग टाइप्स के डायग्राम, पाई चार्ट, सिंगल डायग्राम, एंगुलर, वो सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ हम देखेंगे एंड फिनिश हो जाएगा। 2 या फिर मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो तो बहुत ही ईजी है, मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट तो फिर थियोरी है, थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टोटल, यानी कि नेक्स्ट 3 जो चैप्टर है वो तीनों प्रैक्टिकल है, थियोरी नहीं है। थियोरी है उसमें भी, बट वो भी प्रैक्टिकल के लिए है। फर्स्ट चैप्टर की तरह नहीं है कि पूरा चैप्टर प्रैक्टिक थ्योरी है ना। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 या फिर 3 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपका हॉट फेवरेट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, वो स्टार्ट करेंगे, है ना। बाय, टेक केयर। पढ़ के आना, एक बार रिवीजन कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने